आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। साथ में उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देखेंगे। तो सूरदास जी का हम जीवन परिचय से लेकर साहित्य में स्थान तक सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, आप सभी को वही कवि परिचय यहाँ पर मैं बता रही हूँ जो आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 5 से 6 कवि परिचय रहेंगे और जो मैंने आपके बहुत ही रिसर्च के बाद आपको मैं बताने वाली हूँ। तो हम इनको सीरियल बाय सीरियल देखेंगे, एक एक वीडियो में एक एक कवि परिचय, ताकि आप सभी अच्छे से इनको कंप्लीट कर सके। तो मैं आपकी एक कवि परिचय की श्रृंखला चलाऊंगी और एक लेखक परिचय की श्रृंखला चलाऊंगी। तो 5 से 6 आपके कवि परिचय रहेंगे और 5 से 6 आपके लेखक परिचय रहेंगे। तो बहुत ही रिसर्च के बाद आप सभी को 5 से 6 कवि परिचय यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सूरदास जी के जीवन परिचय की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, जीवन परिचय में हमें क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। तो जीवन परिचय के अंतर्गत हमें पढ़ना है इनके जीवन से जुड़ी बातें। जैसे हम किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो हम क्या देते हैं, सबसे पहले हमारा इंटरव्यू देते हैं। तो इंटरव्यू में हम क्या देते हैं, अपना नाम बताते हैं, हम कहाँ पर रहते हैं तो गांव का नाम बताते हैं, हमारी तहसील का नाम बताते हैं, हमारे ज़िले के नाम बताते हैं। तो हमारे से जो जुड़ी बातें हैं वही बातें हम इंटरव्यू में देते हैं। तो जीवन परिचय में भी हमें वही बताना है, उनके जीवन से जुड़ी बातें। देखिए, जीवन परिचय का मतलब ही क्या है कि जीवन से जुड़ी बातें। ठीक है, चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा जीवन परिचय का मतलब। अब हम पढ़ते हैं जीवन परिचय सूरदास जी का। तो सूरदास जी का क्या जीवन परिचय, उनके जीवन से जुड़ी क्या क्या बातें हैं, तो जीवन परिचय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। तो देखिए, सूरदास का जन्म आगरा के पास खनकता यानी कि गौघाट में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, आगरा के पास खनकता या गौघाट नामक गांव आप बोल सकते हैं। और कौन से सन में हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था। और कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीडी नामक गांव को मानते हैं। और कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान कहाँ पे मानते हैं, दिल्ली के पास जो सीडी नामक गांव है वहाँ पर उनका जन्म स्थान मानते हैं। और एक बार सूरदास के एक पद गाकर सुनाया। सूरदास जी ने क्या किया, एक बार एक पद गाकर सुनाया, यानी कि एक गाना गाकर सुनाया, वो ही आपका एक पद बन गया। तो वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। उनने जो पद गाकर सुनाया था उस पद को सुनकर वल्लभाचार्य जी बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बनाने के बाद उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर के कीर्तन की सेवा सौंप दी। शिष्य बनाकर वल्लभाचार्य ने उनको श्रीनाथ जी के जो मंदिर था, ठीक है, उसकी सेवा उनके हाथों में सौंप दी। ठीक है, मंदिर के कीर्तन की सेवा वही है, मंदिर की सेवा करना। तो उनके हाथों में मंदिर की सेवा सौंप दी। अष्टछाप के कवियों में सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान है। अष्टछाप कवियों में सूरदास जी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। उन्होंने कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका आर्थिक वर्णन किया है। और सन 1583 में गोवर्धन के पार सोली नामक, ठीक है, गांव में उनका निधन हो गया। तो सन किस में हो गया इनका निधन, सन 1583 में गोवर्धन के पास जो सोली नामक गांव है उस गांव में फिर इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये थी सूरदास जी के जीवन से जुड़ी बातें जो हमने जीवन परिचय में देखी। तो जीवन परिचय में आप सभी को वही लिखना है, उनके जीवन से जुड़ी बातें। ठीक है, आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जीवन परिचय को अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए, 90% पूछे जाते हैं वो आपसे 2 रचनाएं पूछी जाती हैं। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत कला पक्ष, भाव पक्ष और एक साहित्य में स्थान पूछा जाता है। लेकिन जो यूपी बोर्ड बिहार होते हैं इनमें आपसे जीवन परिचय भी पूछा जाता है। तो इसी
कारण मैंने यहाँ पर जीवन परिचय भी आपको बताया है, लेकिन एमपी बोर्ड में जीवन परिचय नहीं पूछा जाता। कई जिलों में पूछा जाता है और कई जिलों में नहीं पूछा जाता, लेकिन 90% आपकी रचनाएं पूछी जाती है, काव्यगत विशेषता और साहित्य में स्थान। चलिए तो अब हम इनकी रचनाएं कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सूरदास जी की जो रचना है वो काफ़ी सरल रचना है। पहली रचना है सूरसागर, दूसरी रचना है सुरसरावली और तीसरी रचना है इनकी साहित्य लहरी। ठीक है, 3 रचनाएं, 2 रचनाएं पूछी जाएगी, आपको 3 रचनाएं लिखनी है। तो बहुत ही सिंपल, आप आसानी से इनको कंप्लीट कर सकते हैं कि पहली थी हमारी सुरसागर, दूसरी सुरसरावली, तीसरी है साहित्य लहरी। ठीक है, अब आपको रचनाएं कंप्लीट हो चुकी होगी। चलिए हम काव्यगत विशेषताओं की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए काव्यगत विशेषताओं में हम भाव पक्ष पढ़ेंगे और कला पक्ष पढ़ेंगे। चलिए तो हम पहले पढ़ते हैं भाव पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे कि जो सूरदास जी थे वो किनके भक्त थे, इनके काव्य में क्या हमें देखने को मिलता है, तो ये सब कुछ हमें भाव पक्ष के अंतर्गत लिखना है। चलिए तो सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। देखिए अनन्य भक्त का मतलब होगा कि ये सबको सबसे जो ज़्यादा मानते थे वो मानते थे कृष्ण को। ठीक है, तो ये सबके प्रिय किसके थे, तो अन्य श्री कृष्ण के थे। तो इनको श्री भगवत, ठीक है, श्री कृष्ण काफ़ी अच्छे लगते थे और ये इन्हीं को सबसे ज़्यादा मानते थे। मानते तो थे ये सभी भगवान को, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कृष्ण को मानते थे। तो सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में भावों का सागर लहराता था। ठीक है, इनके काव्य में भावों का सागर लहराता था। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। और इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया है। सूरदास जी ने किन किन का वर्णन किया अपने काव्य में, श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया है। ठीक है, आप छोटा भी लिखना चाहते हैं तो आप छोटा भी लिख सकते हैं कि सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इनके काव्य में भाव का सागर लहराता था। इसके बाद में आप इतना लिख सकते हैं कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, ये लाइन आप यदि कट करना चाहते तो आप कट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम कला पक्ष की ओर। तो देखिए कला पक्ष में हमें लिखना है कि इन्होंने कौन सी भाषा अपनाई अपने काव्य में, इनके काव्य में कौन से हमें अलंकार देखने को मिलते हैं, कौन से मुहावरे, कौन से लोकोक्तियाँ देखने को मिलती है, तो ये हमें कला पक्ष में लिखना है। तो चलिए कला पक्ष को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सूरदास जी ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अधिकतर जो कवि है उन्होंने अपने काव्य में एक तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और एक अवधी भाषा का प्रयोग किया है। देखिए जिनका आपको कला पक्ष नहीं आता है जिन कवियों का, तो आप ये लाइन तो सभी कवि के कला पक्ष में लिख सकते हैं कि इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा या अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, और कला पक्ष लिखना काफ़ी सिंपल है। और आप एक लाइन ये भी इसमें नोट कर सकते हैं कि इनके काव्य में हमें अलंकार, लोकोक्तियाँ, मुहावरे देखने को मिलते हैं। ठीक है, यदि आपको कला पक्ष नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको ये ट्रिक आजमानी है। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको कला पक्ष में सूरदास जी के, कि सूरदास जी ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, इन्होंने गेय पद शैली का प्रयोग किया है, इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको कला पक्ष में लिखना है। और जिनका कला पक्ष आपको नहीं आता है तो आप ये ट्रिक आजमाएं कि उनकी भाषा आप बता दें कि ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने अपने काव्य में, और इनके काव्य में हमें अलंकार, लोकोक्तियाँ, मुहावरे देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप ये 2 लाइन लिखेंगे तो भी आपको कला पक्ष में नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं साहित्य में स्थान। तो देखिए साहित्य में स्थान में हमें क्या लिखना है कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना जो योगदान दिया उसके लिए इनको सदा हिंदी साहित्य स्मरण करता रहेगा और इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान बन चुका है।
तो आपको ये ऐसी 2 लाइनें साहित्य में स्थान में लिखना है। ये आप हर एक कवि के साहित्य में स्थान में लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए तो हम देखते हैं सूरदास जी का साहित्य में स्थान। तो देखिए सूरदास जी का साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका वात्सल्य वर्णन आदित्य है, क्योंकि इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, तो इनका जो वात्सल्य है वो आदित्य है। सूरदास को वात्सल्य सम्राट माना गया है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है, इनके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, यदि आप सभी इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते साहित्य में स्थान, क्योंकि 1 नंबर में आपका आएगा, तो देखिए आप इसमें 2 से 3 लाइन लिख सकते हैं। और 2 लाइन यदि आपको इस कंडीशन में यदि नहीं आती है, कोई कवि परिचय के साहित्य में स्थान नहीं आता है, तो देखिए आप ये दोनों लाइनें अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आपका आ गए तुलसीदास का आपका साहित्य में स्थान नहीं आता है, तो आपको क्या लिखना है, सूरदास की जगह तुलसीदास लिख देना कि तुलसीदास जी का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। और दूसरी लाइन आप यहाँ से लिखिएगा कि इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है, इनके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे। आप ये 2 लाइन लिखेंगे तो भी आपको आधा अधूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको छोड़कर नहीं आना है। तो देखिए आप इनके साहित्य में स्थान में कितना लिख सकते हो, कितने लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। तो देखिए आप सभी यहाँ से तो यहाँ तक एक लाइन लिख दीजिएगा। इसके बाद में आप ये लिख दीजिएगा कि सूरदास को वात्सल्य रस, आप यहाँ पर रस लिख सकते हैं, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट माना गया है, और इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया है, इसके लिए ये सदा ही स्मरणीय रहेंगे, यानी कि इनको सदा ही याद करते रहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सूरदास जी का पूरा जीवन परिचय। उनकी रचनाएं देखी हमने, काव्यगत विशेषताएं देखी और साहित्य में स्थान देखा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सभी देखिए अच्छे से इसको कंप्लीट करें। आप सभी को मैं वही कवि परिचय यहाँ पर बता रही हूँ जो आपसे बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले कवि परिचय के साथ, जब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।